2-3 ऐसे मौके आए अपने काम के दौरान कि मुझे लगा कि जो कंट्रोल है सीन का वो मेरे हाथ में है। जब मैंने थिएटर किया उस वक्त मुझे बहुत लगा कि मैं इस वक्त कंट्रोल में हूँ इस चीज़ के, इस मोमेंट के, और जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त मेरे हाथ में है और सब लोग जो देख रहे हैं वो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तो वो जो एहसास था पावरफुल होने का और उस कैरेक्टर के पावरफुल होने का, वो बड़ा मज़ेदार था। दूसरा मुझे लगा कि जो 6 फीट एक शॉर्ट फिल्म थी वो सारी इंट्रोवर्ट थी, उसमें 7-8 मिनट की स्टोरी में शायद 5-6 लाइंस थी, बाकी सब इंट्रोवर्ट एक्टिंग थी और वो बहुत मज़ेदार थी। हालांकि उसमें कुछ लाउड या कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वो बड़ी, मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी स्मूथ और फर्स्ट मोमेंट से लेके एंड तक एक ख़ास फील मैं दे पाया ऑन स्क्रीन। वो बड़ा मज़ेदार है। या एक जवाद बशीर की एक फ़िल्म थी, उसमें वो साइकोलॉजिकल हॉरर एक फ़िल्म थी ग्रीन रूम के नाम से, तो वो एक साइको कैरेक्टर था, वो बहुत पावरफुल मुझे लगता है। और उसके कुछ सीन्स ऐसे थे जो परफॉर्म करते हुए मैं बिल्कुल वहाँ जा पाया जहाँ मैं जाना चाह रहा था, जहाँ तक उसको ले जाना चाह रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी, वो मैं वहाँ जा पाया। मुझे वो काफ़ी पावरफुल लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ काम करके मुझे बड़ा मज़ा आया, जिनके साथ मैंने सीखा भी और उनके काम को भी एंजॉय किया उनके साथ काम करते हुए। उनका स्पॉन्टेनियस होना, उनका इम्प्रोवाइज़ करना चलते सीन के अंदर, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। जिनको मैं बहुत इस तरह से देखता हूँ कि वो एक रोल मॉडल के तौर पे हैं। नदीम बेग साहब जो फ़िल्म स्टार हैं, फ़िल्म एक्टर हैं, उनके साथ मैंने ट्रैवल किया, काम किया, और जो मैनरिज़म होना चाहिए एक्टर का उन्होंने वो कंफर्म किया मेरे लिए कि इस तरह करना चाहिए। उससे पहले मुझे कन्फ्यूजन थी कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो कंडक्ट है ऑन सेट या एज एन एक्टर जैसे मैं ख़ुद को कैरी करता हूँ वो सही है या नहीं। तो वो नदीम बेग साहब ने किया। फिर उस्मान पीरज़ादा साहब, उनके साथ बड़ा मज़ा आता है। वो बहुत ही फ्रैंक और सिखाने वाले आदमी हैं। इमरान पीरज़ादा, जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, एक्टिंग हो या राइटिंग हो या म्यूज़िक या वॉइस का काम हो, ये सारी चीज़ें, फुटवर्क, उन्होंने प्रैक्टिकली, क्योंकि वो एक्टिंग वर्कशॉप्स थी तो मुझे वहाँ पे उनके साथ ये सब सीखने का मौका मिला। कवि साहब को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो एक रोल मॉडल हैं एक्टर्स के लिए कि कैसे उनको टाइम पे आना चाहिए, कैसे उनको अपने काम से काम रखना चाहिए, कैसे कैरेक्टर प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे स्क्रिप्ट की क्या अहमियत है, कैसे आप उसको बार बार जिस तरह वो पढ़ते हैं, जिस तरह वो आपके साथ रेस करते हैं, बेशक आप नए एक्टर हैं, पुराने एक्टर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सीन छोटा है, बड़ा सीन है, वो पूरी अहमियत देते हैं अपने साथ काम करने वालों को और उनकी लाइंस को, और वो स्क्रीन एक्चुअली शेयर करते हैं। अमूमन ये होता है कि जो एक्टर्स हैं उनका ऑन स्क्रीन कंपटीशन की तरह रहता है, लेकिन कवि साहब जो हैं वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, वो आपको मौका देते हैं कि ये आपका पार्ट है, आप इसमें जो करना चाहते हैं वो करें। तो वो हैं जिनके साथ बड़ा मज़ा आता है। नैयर इजाज़ साहब बड़े बाकमाल एक्टर हैं और अनप्रेडिक्टेबल हैं शदीद, और अगर आपकी अच्छी ट्रेनिंग ना हो तो उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हर दफ़ा नया करते हैं। अगर वो चीज़ एक चीज़ वो रिहर्सल में कर रहे हैं, तो अगर उनको वो सीन करते हुए उनके ज़हन में कुछ और आया तो वो कुछ और कर देंगे। तो वो बड़ा अलर्ट रखते हैं अपने साथ वाले एक्टर को। अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो वो नैयर इजाज़ साहब के साथ आप सीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एक्टर हैं वो भी। अली ख़ान के साथ ऑन सेट बड़ा मज़ा आता है। उनके साथ एक्टिंग का शायद इतना मज़ा नहीं आता जितना कि उनके मैनरिज़म की वजह से, उनकी कंपनी की वजह से अच्छी फीलिंग होती है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ काम करके मज़ा आता है। कुछ थिएटर के लोग हैं, उनकी अपनी एक नफ्सियात होती है, वो जॉली बहुत होते हैं, वो फ़नी रखते हैं पूरी सिचुएशन
जवाद बशीर के साथ बहुत मज़ा आता है। जवाद भाई के साथ काम करने में मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। जो सिटकॉम्स हैं, कॉमेडी मेरे से करवाई ही उन्होंने है, और मुझे सच में मुझे नहीं पता था कि मैं ऑन स्क्रीन कॉमेडी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि फ़नी होना आम ज़िंदगी में, या जैसे एक जुगतबाज होना, या एक और चीज़ है लतीफ़ा गोई, दोस्तों की महफ़िलों में हंसाना एक और चीज़ है, और टीवी के लिए कॉमेडी करना एक और चीज़ है। तो मैं अदरवाइज़ तो शायद फ़नी था दोस्तों की महफ़िलों में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ऑन स्क्रीन कॉमेडी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सारे सीरियस एक्टर समझते थे। तो जब उन्होंने पहली दफ़ा मुझे कहा कि तुमने कॉमेडी करनी है, तो मैंने उनको कहा मुझे नहीं आती करनी। तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा मैं तो सीरियस आदमी हूँ। उन्होंने कहा इसीलिए तुम अच्छी कॉमेडी करोगे, और उन्होंने मेरे से कॉमेडी करवाई और मुझे बड़ा ही मज़ा आया कॉमेडी करके। मैं समझता हूँ कि जो कोई भी एक्टर जो है, जब वो कॉमेडी करता है, जब वो खुद पे हंसाता है लोगों को, अपने आप को पेश करता है कि आप मुझे देखें और हंसें, और इस तरह की चीज़ें करता है, तो वो सबसे ज़्यादा ओपन अप करती है एज एन एक्टर। आपको सबसे ज़्यादा वो कॉमेडी जो है ना वो खोलती है, सबसे ज़्यादा आपको फ्रीडम देती है कि कुछ नहीं होता। अगर आपकी शक्ल बिगड़ जाएगी तो कुछ नहीं होता, आप हीरो बने रहें, लेकिन आप हंस भी सकते हैं, हंसा भी सकते हैं। तो जवाद बशीर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी है, इन्फ्लुएंस भी है, और उनके साथ कोलैबोरेशंस का मज़ा भी बहुत आता है। म्यूज़िक वीडियोस में एज़ मॉडल, एज़ हीरो उन्होंने मुझे कास्ट किया, उससे पहले मुझे किसी ने नहीं किया था। तो वो एक हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन का मुझे बहुत मज़ा आया। काशिफ मेरा एक दोस्त है, काशिफ अकरम, उनके साथ काम करके भी बड़ा मज़ा आता है। उनका लिखा हुआ मुझे बहुत पसंद है, और हम क्योंकि वेवलेंथ बड़ी हमारी सेम होती है कॉमेडी की। फिर अहमद अब्दुर्रहमान, उनके साथ सीन में भी बड़ा मज़ा आता है, और वो जो लिखते हैं कॉमेडी सिटकॉम्स वगैरह, उसका भी बड़ा मज़ा आता है। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। काशिफ निसार साहब बड़ा आपको रिलैक्स रखते हैं, और वो ऐसी कोई चीज़ आपको करने के लिए नहीं कहते जो कि आप करते हुए ऑकवर्ड फील कर रहे हो, ओपरा फील कर रहे हो। फिर जिनके साथ एक्चुअली आप करके कैरेक्टर्स करते हुए उनकी लेयर्स को समझते हैं और डीप जाने की कोशिश करते हैं, और वो आपको डीप जाने में हेल्प करते हैं। अयूब खावर साहब हैं, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। मैंने द मैसेज फ़िल्म की डबिंग की उनके साथ, जब वो पीटीवी में थे, पीटीवी के कुछ प्लेस किए। तो वो ज़रूर आपकी जो रीच है उसको बढ़ाते हैं। एज एन एक्टर आपकी जो रीच है उसको वो बाउंड्री को पुश करने में हेल्प करते हैं। वो पहले आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि आप यहाँ रुक रहे हैं, ये आपका मैक्सिमम है, मैं चाहता हूँ आप यहाँ आएँ। तो वो फिर उसमें आपको रास्ता भी दिखाते हैं, सिखाते भी हैं कि इस तरह से करना है। और एहसन रहीम, बड़ा उनके साथ कोलैबोरेशन का बड़ा मज़ा आता है। उनके साथ मैंने एज लाइन प्रोड्यूसर काम किया हुआ है, तो वो बहुत ही कमांड है उनकी अपने काम के ऊपर। और काफ़ी लोग हैं जिनके साथ काफ़ी अच्छा लगा काम करके, लेकिन मेजर इनके साथ कोलैबोरेशन का बहुत मज़ा आया। नुमान एजाज़ हैं, नुमान एजाज़ के साथ भी सेट पे बड़ा मज़ा आता है, और नोमी भाई हम उनको कहते हैं। उनको भी काम करते हुए देखना, उनके साथ सीन करना एक फ़न है, एक मज़ेदार काम है, और उनके साथ भी अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हैं। उतना नहीं है जितना नैयर एजाज़ साहब हैं, लेकिन काफ़ी हैं। फिर मुझे अल्लाह बख्शे एक और हमारे बड़े सीनियर एक्टर थे, ख़याम सरहदी साहब। उन जैसी सीन के अंदर उन जैसी टेंशन लेना और नॉर्मल रहना जमील फ़खरी साहब और ख़याम सरहदी साहब। मैं रश्क करता था। रॉजर ड्रामा हमने किया, आयज़ा इरफान ने जो डायरेक्ट किया था पीटीवी से। मैं इनके साथ जब सीन कर रहा होता था तो मैं रश्क करता था कि अल्लाह ताला मुझे भी कभी ये वाला सुकून, ये वाली तसल्ली, ये वाला कंफर्ट कैमरे के सामने दे जो इन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है, जिस कदर आसानी से वो ये काम करते थे, मैंने नहीं देखा किसी को भी करते हुए। तो उनके साथ काम करना बहुत ही वो था। रूही बानो साहबा के साथ मैं काम नहीं कर सका, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं, मैं समझता हूँ इस रीजन की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं। उनसे बड़ी एक्ट्रेस मैंने नहीं देखी।
और उनके साथ भी बड़ा मज़ा आया था मुलाकात का। शौकत ज़ैन साहब जो हैं, मेरी ज़िंदगी में उनका बड़ा एक अहम इस तरह से रोल है कि उन्होंने मुझे मेरा काम देख के मुझे कास्ट किया। मेरी शॉर्ट फिल्म थी 6 फीट, मुझे मौका मिला पीटीवी में उनसे मिलने का, मैंने उनको प्रेजेंट की। मुझे ये कहना अच्छा लगेगा कि मैंने उनकी खिदमत में वो पेश की और उन्होंने कहा, और बड़े ही स्टाइलिश आदमी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बड़े ही बाकमाल फ़नकार थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो वो उनका एक ख़ास मखसूस अंदाज़ था, बालों को ऐसे ऐसे करते रहते थे, लंबे बाल थे उनके। तो उन्होंने वो मेरे से डीवीडी ले ली और उनका अच्छा मैं देखूंगा। मेरी उससे पहले उनसे कोई मुलाकात नहीं थी, कोई रेफरेंस नहीं था, कोई तारुफ नहीं था। ऐसे ही मैं कॉरिडोर में मिला और उनको मैंने वो दिया। तो उन्होंने कुछ दिन बाद मुझे कॉल की और उन्होंने कहा, यार ये तो बड़ी अच्छी है और तुम बड़े अच्छे एक्टर हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इतना खुल के कोई कहता भी नहीं, नए आदमी को कोई इतनी पास बिठाते भी नहीं, वो जो जैसे साहिल लुधियानवी साहब का है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक उनका लॉन्ग प्ले था जो उन्होंने काफ़ी सालों के बाद काम करना शुरू किया। तो उनका वो पहला प्ले था एक ब्रेक के बाद, तो तस्वीरों वाला एक दिन, जिसमें मैं और कामरान शाहिद थे लीड में। उसके बाद फिर उन्होंने गुड़िया एक प्ले था, उसमें मुझे टेंसी विलियम का लिखा हुआ पीटीवी से हुआ था, उसमें मुझे कास्ट किया। तो तीसरा प्ले हम करने जा रहे थे एक साथ, फिर उनकी डेथ हो गई। पहले अक्स जो उसमें मेरी को एक्ट्रेस थी, उनकी डेथ हुई, फिर शौकत साहब की डेथ हो गई। लेकिन वो मुझे उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया, और जिस तरह वो इनपुट लेते थे, जिस तरह वो दोस्त बन जाते थे, और जिस तरह वो आपको फ्रीडम देते थे, और जिस तरह वो ट्रस्ट करते थे एज एन एक्टर। असल में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर डायरेक्टर्स जो है ना, वो ओवर ब्रीफ करते हैं कैरेक्टर के बारे में एक्टर को। वो असल में उसको स्पेस नहीं देते, वो उसको इतना भर देते हैं अपनी इनपुट से कि उसके लिए स्पेस नहीं रहती कि एक्टर अब इसमें क्या करे। तो वो डायरेक्टर की एक्टिंग करने की कोशिश करता है, जो डायरेक्टर ने उसको बता दिया। तो खाली स्पेस उसको बिल्कुल नहीं मिलती है कि वो उसमें कुछ अपना कर सके। तो शौकत ज़ैन साहब उन डायरेक्टर्स में से थे जो कि पूरी वो फ्रीडम देते थे कि आप ये खुद पढ़ें, पहले आप अपना वर्जन बताएं, फिर वो उसको थोड़ा सा ट्यून कर लेते थे, ये थोड़ा ज़्यादा कर दो, ये थोड़ा कम कर दो। तो ये एक बेस्ट उनका वो था तरीका, और बहुत ही फ्रेंडली रहते थे। पता ही नहीं चलता था कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं और इतना ज़्यादा इनको माशाल्लाह से कमांड है इनकी इस काम के ऊपर, और वो बिल्कुल आपके लेवल पे आपके दोस्त बन के आपके साथ काम करते थे। बड़े ही इंस्पायरिंग आदमी थे, बड़े एक बाकमाल शख्स थे। डायरेक्शन में इस तरह से मैं आया कि मेरी बेसिकली जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप में, वो जब मैं एक्टिंग के लिए गया, तो जब वो एक्टर को ट्रेन करते हैं, बेसिकली तो मेथड यही है पूरी दुनिया में कि वो उसको सिंगिंग की तरफ भी लेके आते हैं। बल्कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं बाहर यूके में कि अगर आपको सिंगिंग नहीं आती तो आप एक्टिंग में एडमिशन भी नहीं ले सकते। तो जब मैं एक्टिंग के लिए रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप गया, तो वो आपको सिर्फ एक्टिंग के लिए ट्रेन नहीं करते। जब आप एक्टर बनने के लिए जाते हैं तो वो आपको लिखना भी सिखाते हैं, वो आपको वॉइस कंट्रोल, सिंगिंग सिखाते हैं, वो आपको फुटवर्क के लिए डांस भी सिखाते हैं। अच्छा, वो एक्टिंग तो सिखाते ही हैं, प्रोडक्शन भी सिखाते हैं, डायरेक्शन भी सिखाते हैं। तो मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो वहाँ हुई, जिसमें उस्मान पीरज़ादा और इमरान पीरज़ादा का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो एक्टिंग मेरा बेसिक जो पैशन था या जो है वो एक्टिंग के ऊपर ही था। तो हुआ ही इस तरह से कि ओवर द ईयर्स ये इंडस्ट्री इस तरह से डेवलप हुई। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरा ख्याल था मैं सिर्फ एक्टिंग करूँगा और एक टाइम में सिर्फ एक काम करना चाहिए, उस वक्त मेरा ये ख्याल था। और उस वक्त ट्रेंड भी यही था। जो होस्ट थे वो अलग थे, मेज़बान जो प्रोग्रामों की मेज़बानी करते हैं, एक्टर्स अलग थे, डांसर्स अलग थे जो डांस परफॉर्मेंसेस करने में मशहूर थे, सिंगर्स अलग थे। अब अगर आप देखें तो जो सिंगर है वो होस्टिंग भी करता है, रमज़ान ट्रांसमिशन भी होस्ट कर लेता है, वो मुहर्रम में भी होस्टिंग कर लेता है। अच्छा, वो किसी फिल्म में आइटम सॉन्ग भी कर देता है जाके। तो बेसिकली अब ये सब जो मिल मिला के ये सारे अब ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है। और अब जो बंदा कैमरे के सामने है बेसिकली वो एंटरटेनर है, वो एक्टर हो, सिंगर हो, कॉमेडियन हो या जो भी हो। तो मैं शुरू में
चाहता था कि मेरे ऊपर और कोई छाप ना लगे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक्टर रहूं। और मैंने काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट की अपने दोस्तों के लिए, लेकिन मैंने कभी नाम नहीं दिया एज़ डायरेक्टर, क्योंकि मैं चाहता ये था कि मेरा सिर्फ यही नाम रहे कि मैं एक्टर हूँ। लेकिन जब मैंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाया आज से कोई 15-20 साल पहले, तो मैंने कुछ ड्रामास प्रोड्यूस किए, उनकी कुछ एपिसोड्स कभी डायरेक्ट की बीच बीच में, और कभी किसी दोस्त के लिए कोई शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की, या इसी तरह से करते करते डॉक्यूमेंट्रीज़, टीवी कमर्शियल्स डायरेक्ट करने शुरू किए। तो उस प्रोडक्शन हाउस की वजह से काम आ रहा था हर नौइयत का। तो मैं फिर अपने आप को इस तरह महदूद नहीं रख सकता था कि मैंने सिर्फ एक्टिंग करनी है या मैंने प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि एट टाइम डायरेक्शंस भी करनी पड़ रही होती थी, लिखना भी पड़ रहा होता था, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना होता था। तो ये सारी चीज़ें ही फिर उस प्रोडक्शन हाउस में अपने प्रोडक्शन हाउस में मैं कर रहा था। इस तरह करते करते एज़ डायरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो मैं करने के काबिल हुआ। इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदली, और उसके बदलाव में बहुत बड़ा हाथ है इंटरनेट का, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तेज़ी से उन्होंने इस गैप को कवर किया है और चीज़ों को चेंज किया है, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हो सकती है। लेकिन मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको बताता हूँ कि जैसे पहले 3 घंटे की फ़िल्म थी, 3.5 घंटे की फ़िल्म भी हैं, और फिर वो 2.5 घंटे पे फिक्स हो गई कि अब 2.5 घंटे की फ़िल्म होगी, और सिनेमा में जाके अब 2.5 घंटे फ़िल्म देखते हैं। या टीवी पे जो सबसे पॉपुलर फॉर्म थी ड्रामा, वो 50 मिनट का था, और उससे भी पॉपुलर हुआ जब वो 90 मिनट पे जाके बनने शुरू हुए लॉन्ग प्लेज जो थे, जिनको अडेप्ट किया गया इंडिया में। गुलजार साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि उन्हें पाकिस्तानी जो पीटीवी के जो लॉन्ग प्लेज थे वो देख के उनके ज़हन में और 8 फिल्म्स का ख्याल आया। अब आप सिनेमा में 2.5 घंटे की फ़िल्म देख रहे थे जाके, वो आ गई 50 मिनट पे टीवी में। लोगों के पास टाइम कम हुआ, लाइफ तेज़ हो रही थी, फिर आ गई आपके सामने यूट्यूब आ गई, उसमें वो चीज़ 30 मिनट पे आ गई। जो आइडियल ड्यूरेशन वो बताते हैं वो 30 मिनट है उस वक्त जो थी शुरू में। अब वो जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट पे आ चुकी है। अब यूट्यूब जो आपको कहता है कि आइडियल ड्यूरेशन है वो 3 मिनट के आसपास है, 3 मिनट से लेके 7 मिनट इस टाइप की। फिर आप देखते हैं कि एक और चीज़ आती है, इंस्टाग्राम है, उसकी वीडियोस स्टोरीज़ जो हैं वो सेकंड्स में आ गई। या फिर टिकटॉक है, एक बड़ी फेमस जो ऐप है, उस पे सेकंड्स में आप कोई भी चीज़ करते हैं, परफॉर्मेंस है, कोई कॉमेडी है, उसमें लोग इधर से उधर जा रहे हैं, वो वीडियोस पीछे म्यूज़िक चल जाता है। तो कहने का मकसद ये कि ये चेंज जो है इसी तरह से चलती है। ये जैसे ज़िंदगी तेज़ होती गई तो वो 2.5 घंटे की फ़िल्म का टाइम नहीं रहा, और उस सारी चीज़ सुकड़ के आ गई है सेकंड्स के अंदर। अब आपने जो भी बात करनी है वो लंबी नहीं होनी चाहिए, वो आपने फ़ौरन करनी है। तो ये इंडस्ट्री में काफ़ी चेंज आई है। टीवी बहुत पावरफुल मीडियम था, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा है। हर चीज़ आपके मोबाइल पे है, आप न्यूज़ भी वहाँ पे देखते हैं, और पाकिस्तान जैसा मुल्क है वहाँ पे एंटरटेनमेंट से ज़्यादा लोग न्यूज़ देखते हैं। तो वो न्यूज़ जो है आपने वो हर आधे घंटे के बाद वो आपको देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ उससे अलावा है, फिर उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो आप टीवी अब कम लोग देखते हैं, उसकी अहमियत उस तरह से नहीं रही, आप सारी चीज़ें मोबाइल पे आ गई हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है, और जो छोटे मुल्क हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ें अडॉप्ट करने में, और अभी भी लग रहा है। लेकिन फ्यूचर जो है वो यही है, ये जो बदली हुई शक्ल है यही इसकी अब शक्ल है, और इससे आगे ये मज़ीद बदलेगी। और पहले ये था कि चीज़ें 10 साल में चेंज हो रही हैं, 10 साल में कोई चेंज आती थी, अब 1 साल में 10 चेंजेस आ रही हैं। ये इतनी फास्ट चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें 3D है, 4D है, आपके सामने और भी चीज़ें इस तरह की जो आ रही हैं, वर्चुअल रियलिटी की चीज़ें हैं। फिल्म जो हैं क्रोमा पे हाफ से ज़्यादा शिफ्ट हो गई हैं, और जैसे वो जेम्स कैमरॉन कहते हैं कि फ्यूचर में शायद मुझे एक्टर्स की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ें जा रही हैं उस तरफ। ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्री जो है वो बदली है। जिस तरह से सेलुलाइट था पहले, सिल्वर स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से अब वो सारा डिजिटल हो चुका है। पहले कैमरा की साइज़ बहुत बड़े थे, अब 4K इतना सा कैमरा जो है आपके मोबाइल फ़ोन में 4K कैमरा है। 4K कैमराज़ ने काफ़ी, ये डिजिटल होने की वजह से काफ़ी
पूरी इंडस्ट्री जो है उसकी शक्ल बदल चुकी है इस वक्त, और ये बदलेगी, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। इसी तरह कंटेंट में भी तेज़ी आई है। पहले वो जिस तरह से ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें लोगों को पसंद थी, अब वो एक्शन ओरिएंटेड और फास्ट चलने वाली जो स्टोरीज़ हैं वो पसंद है। पेस लोगों की तेज़ हो गई है, लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो लंबे बिल्डअप्स देखें किसी सिचुएशन के। अब वो कहते हैं कि ऐसे फ़ौरन चीज़ें हों, तो इसीलिए रोमांटिक कॉमेडी सबसे फेमस फॉर्मेट है इस वक्त फिल्म्स का। और जो लोग सोप देखते हैं, सोप भी 22 मिनट की एपिसोड है, 25 मिनट की है, 50 से वो 25 पे आ गई है। उसमें जो कहानियाँ हैं, क्योंकि ख़वातीन देखती हैं, तो वो एक ख़ास तरह की सैड रोमांटिक स्टोरीज़ वो देखते हैं। तो ये बदलाव है। अब सोसाइटी के सुधार वाली जो स्टोरीज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ वाली स्टोरीज़ कम हैं, और ज़्यादा रोमांटिक कॉमेडी है, या जो ख़वातीन के दुख हैं वो मैं अगर पाकिस्तान ड्रामे की बात करूँ, उन्होंने काफ़ी ओवरकम किया हुआ है, बाकी स्टोरीज़ पीछे जा चुकी हैं। तो ओवरऑल ये एक बदलाव है इंडस्ट्री का जो मेरे सामने हुआ, जो इस वक्त मौजूद है। रिसेंटली जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ टीवी प्लेज़ हैं, जो कोविड-19 की वजह से हर चीज़ जैसे एक हॉल्ट पे आई है, हर चीज़ को एक ब्रेक लगा और फिर वो दोबारा मोमेंटम पकड़ रही हैं चीज़ें। तो कुछ ड्रामाज़ हैं टीवी के लिए, बच्चों के लिए काम करने का एक्सपीरियंस मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो कि हादसाती तौर पे मैंने बच्चों का एक प्ले किया, चंदा तारे। मुझे पता नहीं था कि एक इतना बड़ा सेगमेंट है जिनके लिए कुछ प्रोड्यूस नहीं किया जाता, कुछ नहीं बनाया जाता। हालांकि मैंने बहुत पहले बच्चों के लिए एक सीरीज़ बनाने की कोशिश की थी, वो मैं नहीं बना पाया उसका, बल्कि काफ़ी सारा काम हम कर चुके थे, लेकिन वो ड्रॉप करना पड़ा आइडिया। अभी मैं देखता हूँ कि बच्चों के लिए कोई भी चैनल जो है वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। हमारे बच्चे फ़ॉरेन कंटेंट देखते हैं और उन्हीं की तरह बोलना शुरू हो गए हैं। गलती को गलती कहते हैं, खुदा को खुदा कहते हैं, खुद को खुद कहते हैं। ये सारे वर्ड जो हैं वो जो बाहर से कार्टून्स आ रहे हैं डबिंग करके, वहाँ से बच्चे अपनी ज़ुबान भी ख़राब कर रहे हैं, कल्चर भी ख़राब कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए। तो मैं एक प्रोजेक्ट का पार्ट बना, चंदा तारे, और मुझे समझ आई कि बहुत बड़ी मार्केट है और कितना बच्चे प्यार करते हैं अगर आप उनके लिए काम करें। बड़ा मुझे ज़्यादा उनसे प्यार मिला बच्चों का। तो बच्चों का ही एक और प्ले है अभी जो ऑन एयर जाने वाला है एक नए चैनल के ऊपर। उसके अलावा पीटीवी के लिए एक प्रोजेक्ट है, वो अंडर प्रोडक्शन है। फिर क्योंकि मैं लाहौर में ज़्यादातर काम कर रहा हूँ, तो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो है सारी कराची में, और लाहौर में ज़्यादा मेरा जो काम है वो है प्रोडक्शन का। मैं टीवी कमर्शियल्स कर रहा हूँ, कुछ ब्रांड्स हैं उनके लिए रेगुलरली, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज़, म्यूज़िक वीडियोस, ये मैं करता हूँ। ज़्यादातर काम इसी के ऊपर इन दिनों जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो यही है। फ्यूचर में इस तरह से है कि कुछ चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं वेब के लिए करने के लिए, कोई वेब सीरीज़ करने के लिए, शॉर्ट फिल्म्स का एक प्लान है, वो करना चाह रहे हैं, और कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं। एक फीचर फिल्म का स्क्रिप्ट है, उसको एडिट करना है, और एक हॉरर फिल्म का स्क्रिप्ट है जिसको कंप्लीट करना है। तो ये, और एक कॉमेडी फिल्म का स्क्रिप्ट है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हाफ कुक्ड हैं। एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट पूरा लिखा जा चुका है, वो एडिट करना बाकी है। जो हॉरर और कॉमेडी फ़िल्म है वो उसकी सारी टाइमलाइन उसकी स्क्रिप्ट की बनी हुई है। वो जब वक्त मिलेगा तो वो लिखने हैं इंशाल्लाह ताला। और फ्यूचर में ज़ाहिर है कि हमारे काम में जो अल्टीमेट चीज़ है वो है फ़िल्म। हर आदमी फ़िल्म तक पहुंचना चाहता है, वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, या किसी भी आर्ट फॉर्म से हो, क्योंकि फ़िल्म एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें सारे आर्ट फॉर्म्स आते हैं। उसमें डांस आता है, उसमें पेंटिंग आती है, उसमें कॉस्ट्यूम्स आते हैं, उसमें मेकअप आता है, उसमें एक्टिंग है, उसमें म्यूज़िक है, उसमें एक्शन है, उसमें तकरीबन सारे आर्ट फॉर्म जो हैं उसका अहाता करती है फ़िल्म जो है। तो मुझे अपने काम का जो अल्टीमेट है वो फ़िल्म लगती है। तो ज़ाहिर है कि फ्यूचर में
मैं फ़िल्म करना चाहूँगा एज एन एक्टर, एज प्रोड्यूसर, एज डायरेक्टर। फ़िल्म ही मेरे लिए जो है वो अल्टीमेट है। नए जो लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, वो एक्टर हों, सिंगर हों, राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, फोटोग्राफर हों, उनको एक चीज़ जो है वो मेरे ख़्याल में, मुझे जो सारी अपनी जर्नी का एक जो क्रक्स है वो ये है मेरे ख़्याल में कि इस चीज़ का, इस काम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कहानी सुनानी आती हो, आपके पास कहानी हो और आपको सुनानी आती हो। देखें, कैमरास जो हैं इस वक्त जिस तरह के आ चुके हैं और जिस तरह से आपके मोबाइल में इतनी ऐप्स हैं, आप तस्वीरें खींच सकते हैं, उसमें लेंस फ्लेयर भी आ जाएगा, उसमें आप उसको सिनेमैटिक भी कर लेंगे। लेकिन जब तक वो तस्वीर, जब तक वो एक छोटी वीडियो, जब तक वो आपके काम का जो भी पार्ट है, जब तक वो एक कहानी नहीं सुनाता, जब तक वो कुछ कन्वे नहीं करता, उसका कोई मकसद नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को चेक करना चाहते हैं, गेज करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास सुनाने के लिए है क्या, कहानी है या नहीं है। या आप किसी और की कहानी अगर सुना रहे हैं तो क्या आप स्टोरी टेलर हैं एज एन एक्टर, या अगर आप शेर लिखते हैं तो उस शेर में कोई दास्तान है, कोई बात हो रही है, कोई सब्सटेंस है कि नहीं है, कंटेंट क्या है जो आपने देना है। तो कंटेंट इज़ द किंग एक्चुअली। जो आप शाहरुख खान को भी ज़ीरो फिल्म में कास्ट करेंगे तो वो चलनी नहीं है, क्योंकि कंटेंट नहीं है उसका। तो फिल्म सलमान खान के साथ भी फ्लॉप हो सकती है, अमिताभ बच्चन के साथ भी फ्लॉप हो सकती है, और मनोज बाजपेयी के साथ भी हिट हो सकती है, जो कि बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल किस्म के एक्टर हैं। तो इस बात का मकसद ये है कि जब आप इस काम में आना चाहें, जब आप इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहें, इस शोबे को, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर आप डायरेक्टर हैं या आप एक तस्वीर खींच रहे हैं या फोटोग्राफ़र हैं, तो आपका फ्रेम कहानी सुनाता है कि नहीं सुनाता। ये सबसे बड़ा टेस्ट है कि आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसका टेस्ट ये है कि आप कहानी सुनाने के काबिल हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये कहानियों की दुनिया है। तो यहाँ पे उन लोगों का काम है जो कहानी सुनाना जानते हैं या उनके पास कोई कहानी है। ये स्टोरी टेलर्स की दुनिया है।